हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी की महारत सीरीज ख़त्म करवाने के बाद हमने हिस्ट्री की जयचंद गहरवार सीरीज चालू की थी। इसका ये 14th लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और आपकी तीनों की तीनों 12th क्लास की थीम्स इंडियन हिस्ट्री वाली बुक जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। 50% क्वेश्चन थीम से ही आते हैं और जो 50% क्वेश्चन थीम से आते हैं डायरेक्टली वो इस लेक्चर से बाहर, इस लेक्चर सीरीज से बाहर जा नहीं सकते। लेक्चर सीरीज जो है वो 16.5 घंटे की तो हो चुकी है। अभी एक एक घंटे के 2 लेक्चर बचे हैं, इतने बड़े नहीं है। तो मतलब 18.5 घंटों में या 18 घंटों में आपको अगर उसमें 10 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में मिलते तो मेरे ख्याल से बहुत सही है हिस्ट्री के लिए। क्योंकि हिस्ट्री आप कितना ही पढ़ लेना, 50% क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल है। किसी से भी आप पूछ के देख लेना। जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे बोल दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। आपको बस टेलीग्राम सर्च करना है @defense_dc। कोई डिफेंस और डीसी की जो स्पेस नहीं छोड़ना, बस सर्च करिए एट समझते ना @defense_dc इतना बस लिख देना, स्पेस मत लिखना बीच में। ये सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसका आपको बहुत फ़ायदे से बहुत सारे बच्चे क्विज़ डालते रहते हैं। मैं टाइम टेबल डालता रहता हूँ, जैसे मैंने बना के डाला है, किस तरह से आपको पढ़ना है लास्ट के 1 महीने में। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, नए लेक्चर की अपडेट या कुछ भी हम कर रहे होते हैं, कोई नई सीरीज, सब कुछ डाल देते हैं। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, मतलब ज्वाइन कर लें। अब बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये जो लेक्चर है इसका नाम है थीम 14, 14वां लेक्चर है, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस। जो देश का विभाजन हुआ था 1947 की, हमारी जो आज़ादी मिली उसके साथ देश का विभाजन भी हुआ, तो बहुत तरह के एक्सपीरियंस रहे लोगों। आपको पता ही होगा कि दोनों तरफ, मतलब बॉर्डर के दोनों तरफ काटमार भी खूब हुई। ठीक है भाई, तो जो रेड क्लिफ लाइन है उसके दोनों तरफ खूब काटमार हुई और फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे। बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, इधर से उधर चले गए। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार इधर रह गए जो आज भी मिलने आते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिस सब के बारे में हम यहाँ इसमें देखेंगे। क्यों पार्टीशन हुआ, किस वजह से पार्टीशन तक पहुँचे हम, क्या था, सब कुछ एक झलक देखने की इसमें कोशिश हम जरूर करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो पार्टीशन का जो हॉररिंग एक्सपीरियंस है, मतलब डराने वाला एक्सपीरियंस, उसके बारे में यहाँ बात होगी। तो आपको तो पता ही है कि मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाता हूँ आपको, तो बस आप चिंता ना करिए। देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो 10 मिलियन पीपल वर अपरूटेड फ्रॉम देयर होमलैंड एंड फोर्स टू माइग्रेट। देख किस तरह से ट्रेन में भर के जा रहे हैं लोग जो हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है अलग लोगों के। नो यू कैन नेवर बी आर्स, ये उन रिपोर्टर्स के जो इधर उधर जाके पूछते थे। जैसे किसी ने पाकिस्तान में जाके हिंदुओं के बारे में पूछ लिया तो वो बोलता कि नहीं, तुम तो हमारे कभी नहीं हो सकते। इस तरह की ये सब बुद्धि हुई हैं। ए मोमेंटस मार्कर, पार्टीशन और होलोकॉस्ट। बेसिकली होलोकॉस्ट बोलते हैं जो हिटलर ने जो जूइस लोगों का, यहूदी लोगों का जो वो किया था। यहूदी वो होते हैं बेटा इजराइल वाले, जो इजराइल में रहते हैं आज के वक्त, उनका जो मरवाया था मिलियंस में यहूदियों को, उसको होलोकॉस्ट बोलते हैं। तो बस यही बोलते हैं, पार्टीशन हुआ था या होलोकॉस्ट हुआ था। बहुत सारे लोग इधर भी मरे थे, समझ रहे बात को। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 लाख से 5 लाख के आसपास लोग, मतलब कुछ लोग इससे ज़्यादा बताते हैं। और 15 मिलियन लोग इधर उधर चले गए थे। तो बहुत सारा डेटा है, लेकिन इस सब में नहीं। अब देखिए, आप देख सकते हो किस तरह लोग जो हैं अपनी कार्ड पर अपनी फैमिली और बिलोंगिंग्स को लेके, मतलब सामान को लेके, और जा रहे हैं इधर से उधर। अच्छा जी, अभी फिर इसमें द पावर ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब देखते हैं क्या है। तो एनसीईआरटी बोलता है जो इंडिया के हेटर्स जो पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान के हेटर जो इंडिया में हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हैं पार्टीशन का। पार्टीशन के बाद ही इस तरह की वो हुई हैं। अच्छा कैसे? वैसे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो फील करते हैं कि मुस्लिम जो होते हैं वो गोरे होते हैं, ब्रेव होते हैं, मोनोथिस्ट होते हैं। मोनोथिस्ट मतलब एक ही भगवान को मानने वाले और मीट ईटर्स होते हैं। जबकि हिंदू जो है वो काले, कायर, पॉलीथिस्ट और वेजिटेरियन होते हैं। ये उनकी सोच है। अच्छा जी, अभी हिंदू क्या सोचते हैं कि मुस्लिम जो वो क्रूल हैं, बाइगोटेड हैं, अनक्लीन हैं, डिसेंडेंट ऑफ इन्वेडर हैं, जो इधर आतताई जो इन्वेडर आए हैं उनके जो बच्चे हैं। तो वो जो, जबकि जो हिंदू हैं वो काइंड हैं, लिबरल हैं, प्योर हैं, चिल्ड्रन ऑफ द इन्वेडेड हैं। ओके, ये बिल्कुल सही बात है इसमें। तो मतलब हिंदू जो सोचते हैं, काइंड तो हैं ही हिंदू सारे, लिबरल भी हैं, प्योर हैं। बस वैसे हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन एक बात वाली बता रहा हूँ, एक जनरलाइज बात बता रहा हूँ कि हिंदू तो काइंड और लिबरल होते ही हैं फिर। ठीक है, तो अभी करके कि मैंने ये बताया तुमको वो क्या क्या सोचते हैं आप। बेटा कहीं से भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी। अच्छा,
वैसे इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछते नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे मैं आपको भी बताने वाला हूँ, चिंता ना करिए। फिर देखिए ये आप देख सकते हो किस तरह ये व्यक्ति जा रहा है, क्या लिखा हुआ है। अब देखिए बात ये है कि अब लोग जो जो उनके हाथ पड़ा वो ले गए अपने घर से, लेकिन सब कुछ ले जाना भी पॉसिबल नहीं है। सब जितना सामान भर सकते थे भर लिया बेचारों ने जब यहाँ से निकल रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं बेटा। वाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन। ठीक है, देखते हैं क्या है। कुछ स्कॉलर्स बताते हैं, सम स्कॉलर्स क्या कहते हैं, सजेस्ट करते हैं दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम क्रिएटेड बाय कॉलोनी गवर्नमेंट। 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया और उसको 1919 में जो चेम्सफोर्ड वाला जो रिफॉर्म था, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें उन सेपरेट जो इलेक्टोरेट थे मुस्लिम्स के लिए उसको बढ़ा दिया गया। इसको रूट कॉज मानते हैं किसका, ये जो पार्टीशन हुआ उसका। और इसी की वजह से इंडिया में जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो इवॉल्व हुआ है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म किसको बोला जाता है, कम्युनलिज्म किसको बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो को। मॉरले मिंटो रिफॉर्म के साथ ही पहली बार ये हिंदू और मुस्लिम की अलग पॉलिटिक्स उसने स्टार्ट कर दी थी। समझ रहे बात को। अच्छा जी, और अब फिर उसमें जो रिलीजियस जो आइडेंटिटीज़ हैं दस एक्वायर्ड अ फंक्शनल यूज विद इन अ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। उसी की वजह से जो रिलीजियस जो आइडेंटिटी है, हिंदू है मुस्लिम है, उनकी वजह से उनका भी एक पॉलिटिक्स में एक जो मॉडर्न पॉलिटिक्स चल रही है उसमें उनका काफ़ी रोल हो गया है। अच्छा, फिर कई सारी इसमें चीज़ें हैं, जैसे देखते हैं क्या है। 1920 और 30 के जो दशक था उसमें काफ़ी टेंशन ग्री हो रही थी नंबर ऑफ इशूज़ पे। बहुत मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही थी। किस वजह से, मुस्लिम गुस्सा किस वजह से कि म्यूजिक बिफोर मॉस्क, कि मस्जिद के बाहर म्यूजिक मत बजाओ। बाय द काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, जो हिंदुओं का गाय बचाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था उस वक्त। अच्छा, आर्य समाज जो था वो कोशिश में लगा हुआ था हिंदू फोल्ड, हिंदू शुद्धि के लिए और वैदिक लर्निंग पे वापस जाने के लिए, और उन लोगों की शुद्धि के लिए जो रिसेंटली कन्वर्ट हुए इस्लाम में। ये सब टेंशन की वजह से मुस्लिम गुस्सा थे। समझ रहे बात को। अच्छा, और हिंदू किस लिए गुस्सा थे, हिंदू वर, इसको देखते हैं। हिंदू गुस्सा थे ये जो रैपिड स्प्रेड जो था तबलीग का, मतलब प्रोपेगेंडा का और तंजीम का, ऑर्गेनाइजेशन का, आफ्टर 1923 के बाद जो रैपिड स्प्रेड हो रहा था। अच्छा, अभी देखते हैं इस वाले पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए बेटा, 1916 का लखनऊ पैक्ट दिसंबर में, ये वही है जब BHU में भाषण देने के बाद गांधी जी पहुंच गए थे, पहली बार गांधी जी को बुलाया गया था लखनऊ पैक्ट में। अच्छा, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसके बीच में एक समझौता हुआ था, पैक्ट साइन हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, क्योंकि लखनऊ का सेशन हुआ था वो दिसंबर का 19। बोला तो था मैंने यार, कांग्रेस जो हर साल के एंड में जाके एक वो करती थी। तो आपसे कोई पूछे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता किस ईयर में हुआ, 1916 के लखनऊ पैक्ट में हुआ। कहाँ पे हुआ, लखनऊ पैक्ट में। कोई पूछे 1916 का कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ, लखनऊ में हुआ। समझ रहे बात बेटा। तो जो मुस्लिम लीग थी वो उसको कंट्रोल कौन करता था, एक यूपी वेस्ट थी जिसका नाम था यंग पार्टी, एक यंग पार्टी थी उस, वो मुस्लिम लीग को पूरा कंट्रोल करती थी। अच्छा, फिर भाई द कांग्रेस एक्सेप्टेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, जहाँ कांग्रेस ने बोला कि चलो ठीक है तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट जो तुम्हें चाहिए ले लो, कुछ नहीं बोला, बेसिकली मान ली उनकी जो बात है। 1916 के लखनऊ पैक्ट में मानी थी बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात। यूपीएससी स्टेटमेंट कहीं इसमें से कुछ भी बना सकता है कि लखनऊ पैक्ट में क्या बात है, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी कांग्रेस ने वो मान ली, मुस्लिम लीग वाली। अच्छा, अभी आर्य समाज के बारे में पढ़ लो बेटा। ये नॉर्दर्न हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज़ की। अच्छा, ये पंजाब में एक्टिव थी। अच्छा देखिए, ये देखिए क्या काम था, टू रिवाइव वैदिक लर्निंग एंड कंबाइन इट विद मॉडर्न एजुकेशन इन द साइंसेज। वैदिक एजुकेशन को रिवाइव करना और इसको जो मॉडर्न एजुकेशन है साइंस की उसके साथ जोड़ना, ये है। अच्छा, जो म्यूजिक बिफोर मॉस्क जो है उसका मैं बता ही दिया, मस्जिद के बाहर जो बजाते हैं, जैसे द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक बाई रिलीजियस प्रोसेसन आउटसाइड अ मॉस्क एट द टाइम ऑफ नमाज कुड लीड टू हिंदू मुस्लिम वायलेंस। जो ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम है, जो कट्टर मुस्लिम है, वो इस चीज़ कोई म्यूजिक बज रहा है मस्जिद के बाद उसे इस तरह से देखते हैं कि ये उनकी पीसफुल जो कम्युनिकेशन है गॉड के साथ उसमें एक इंटरफेरेंस है। समझ लो बात को। अच्छा, अभी फिर
तो पार्टीशन के बारे में ना कई सारी फिल्में भी बनी हैं, जैसे एक प्रोटैगनिस्ट होता है बड़ा हीरो, तो एक फिल्म है गरम हवा, एक फिल्म ऑन पार्टीशन। पार्टीशन पे एक फिल्म बनी, इसका नाम क्या है, गरम हवा। इसके बारे में आपको और भी कई सारी फिल्मों के बारे में और उनके डायरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं बेटा, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ये समझ लीजिए बात। अच्छा, अभी पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इसमें कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा हूँ मैं। कई बार कम्युनलिज्म वर्ड बोलता हूँ, कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, आज समझ लेते हैं। देखिए, एक आदमी की जो आइडेंटिटी होती है उसके कई एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, कि तुम लड़के हो, लड़की हो, ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी है। तुम किस गांव से हो, किस शहर से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस स्टेट से हो, किस तरह की लैंग्वेज बोलती है, सब आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा, तुम इंडियन हो लेकिन तुम वर्ल्ड सिटीजन हो, ये तो बात क्लियर है। इनकम लेवल डिफरेंट है, फैमिली टू फैमिली, ये भी आदमी की आइडेंटिटी है, ठीक है। और अलग तरह की सोशल क्लास होती हैं। हमें ज़्यादातर लोग जो है, मोस्ट ऑफ अस हैव अ रिलीजन, ज़्यादातर लोगों का कोई ना कोई रिलीजन है। और कास्ट है, कास्ट का भी अपनी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि अपनी शादी कहाँ होगी, अपने घर वाले कहाँ शादी के लिए मानेंगे। तो इस तरह का इंडियन सोसाइटी में कास्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो बहुत तरह के फीचर्स पर डिपेंड करती हैं, और कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी होती है इंडिया में। किस कास्ट से हो, लड़के हो, लड़की हो, किस डिस्ट्रिक्ट से, बोले समझे कि हर जगह के लोगों की कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी हुई। अच्छा, अब देखिए, देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल अटैच ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू सर्टेन चूजन एस्पेक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी सच एज रिलीजन, दिस इन इटसेल्फ कैन नॉट डिस्क्राइब एज कम्युनल। अब देखिए बेटा, कई लोग सोचते हैं कम्युनल का मतलब है किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा मानना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है, कोई एक आदमी अपने सर्टेन आइडेंटिटी, लाइक किसी रिलीजन, जैसे एक रिलीजन भी एक आइडेंटिटी है उसकी। कोई आदमी ये कट्टरता से मानता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो ये कोई कम्युनलिज्म नहीं हुआ। कम्युनलिज्म क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कम्युनलिज्म एक ऐसी पॉलिटिक्स है जहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी को यूनिफाई किया जाता है एक रिलीजन के अराउंड, ठीक है, और जो दूसरा जो रिलीजन है उसके खिलाफ भड़काया जाता है। बेसिकली तुम इतना समझ लो, जब दूसरे रिलीजन की बुराई की जाए, दूसरी कम्युनिटी की पूरी की, और एक कम्युनिटी को बाउंड किया जाए उनके खिलाफ रिलीजन को लेके, इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। अपने धर्म के प्रति कट्टर होना कोई कम्युनलिज्म नहीं है। अपने पूरी यूनिटी को एक करना किसी दूसरे रिलीजन की यूनिटी के खिलाफ, ये कम्युनलिज्म होता है। समझ रहे हो इसको, संप्रदायवाद जिसको बोलते हैं। एक संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करना किसी दूसरे संप्रदाय के खिलाफ, ये है बेसिकली। अच्छा, जैसे इसको देख सकते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टी रिलीजियस कंट्री, जैसे मल्टी रिलीजियस कंट्री है, रिलीजियस नेशनलिज्म कैन कम टू एक्वायर सिमिलर मीनिंग। सही है। अभी आगे देखते हैं, द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। आपको पता ही है, इसमें 8 सीट, मतलब 11 में से जो 8 सीटें वो कांग्रेस ने जीती थी, पिछले चैप्टर में बताया था। चलो देखते हैं क्या हुआ। 1937 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन हुए थे पहली बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आ गया था ना, एक बहुत तरह की ऑटोनॉमी दे दी थी हर जगह पे। फिर वाइसरॉय के अंडर रहेंगे प्राइम मिनिस्टर हर प्रोविंस के, बताया था तुमको पिछली बार यार। तो 10 to 12% ऑफ द पॉपुलेशन ने ही केवल वोट दिया था पहली बात। तो ये सब लोगों के पास वोट का अधिकार नहीं था उस वक्त। जो टोटल पॉपुलेशन का 10 to 12% लोगों के पास, लोगों ने ही वोट दिया था। कांग्रेस ने खतरनाक जीत मचाई थी इलेक्शन में, आपको पता ही होना चाहिए। तो ठीक है, विनिंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 out of 11 प्रोविंस, फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन 7 of them। 5 में तो बहुत ही तगड़ी मेजोरिटी जीती थी, और 7 में वो गवर्नमेंट बना ली थी। वैसे 8 जीते थे टोटल मिला कांग्रेस ने। अच्छा, और देखते थे, इट डिड बैडली इन कॉन्सिक्वेंट रिजर्व फॉर मुस्लिम। जो मुस्लिमों के लिए जो रिजर्व जो एरिया थे उसमें इन्होंने थोड़ा सा बेकार किया था। बट मुस्लिम जो लीग थी वो भी कोई नहीं जीती थी। अब देखिए समझिए बेटा, अभी 1937 में इतना कम्युनल डिवाइड नहीं बढ़ा है, 1947 में जाके जितना बढ़ जाएगा कि लोग वो अलग देश की डिमांड करने लगेंगे मुस्लिम्स। देखते हैं क्या हो। 1937 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने कई जगह खूब अच्छी मेजोरिटी जीती। जहाँ पे मुस्लिमों की रिजर्व सीट थी वहाँ कांग्रेस ने नहीं जीती इतनी अच्छी, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग ने भी नहीं जीती थी। अच्छा, कैसे बताता हूँ आपको। लीग फेल टू विन अ सिंगल सीट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर बेटा ये पूरे जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला जो, बलूचिस्तान क्यों, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, ये पंजाब का जो रीजन है, अभी का जो पाकिस्तान है ये इंडिया है, ठीक है। इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर ये तो है, ये पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर में तो पड़ता है। ये पूरा पाकिस्तान वाला जो एरिया है, इस जगह जो मुस्लिम लीग है उसने इस सिंगल सीट नहीं जीती थी। इसका क्या मतलब है कि मतलब 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 84 जगह रिजर्व जगह पे चुनाव हुए थे, उसमें केवल 2 सीट जीती मुस्लिम लीग। तुम सोच रहे हो। अच्छा,
जो पंजाब वाला जो एरिया था 84, और जो सिंध था उसमें 3 जीती 33 में से, सिंध में 33 में से 3, और जो पंजाब वाला एरिया था उसमें 84 में से बस 2 सीट जीती। बेसिकली सबको याद नहीं रखना कितनी सीट जीती। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि 1937 का जो इलेक्शन था उस वक्त मुस्लिम लीग का इतना कोई जानता नहीं था मुस्लिम लीग को। बाद में जाके जो ये पाकिस्तान के डिमांड पूरे मुस्लिमों की मसीहा बन जाते हैं, इस तरह का पहले इनका कोई सीन ही नहीं था। अच्छा देखते हैं क्या होता। यूनाइटेड जो प्रोविंस था उसमें मुस्लिम लीग जो थी वो जॉइंट गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती थी कांग्रेस के साथ, ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो थी उसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी जीती हुई थी ना कांग्रेस ने, तो भाई तो वो क्यों फिर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाएगी, तो उसने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये जो रिजेक्शन था इसने लीग को कन्विंस कर दिया कि इंडिया अगर यूनाइटेड रहा तो मुस्लिमों का जीना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा पॉलिटिकल पावर की वजह से, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम तो हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, ऐसा लोग मानते हैं। कई स्कॉलर बोलते हैं कि ये इस बार जो यूनाइटेड प्रोविंस में जो मुस्लिम लीग जो कांग्रेस साहब गवर्नमेंट बनाना चाहती थी कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने जो मना कर दिया गवर्नमेंट बनाने से, क्यों बनाएगी यार, इस बात किसी पार्टी के पास मेजोरिटी है तो वो अपनी तो गवर्नमेंट बनाएगी। तो लीग ने सोचा कि भाई साहब इस तरह अगर हम संग साथ में रहे तो मुस्लिमों का तो मुस्लिम तो माइनॉरिटी में रहेंगे तो हमारे पास तो कोई पॉलिटिकल पावर आ ही नहीं पाएगी, इस तरह का सीन, समझ रहे हो बात को। अच्छा और देखते हैं क्या है। लीग अज्यूम्ड ऑफ कोर्स दैट ओनली मुस्लिम पार्टी कुड रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट, तो ऐसा कि हम एक ही मुस्लिम पार्टी है जो मुस्लिम इंटरेस्ट को, और जो कांग्रेस है वो एक हिंदू पार्टी है एसेंशियली, ऐसा लीग अज्यूम करती थी। कांग्रेस जो वो हिंदू पार्टी है और हमें जो मुस्लिमों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सोशल सपोर्ट फॉर द लीग वाज स्टिल फेयरली इन वीक ऑफ 3 ऑफ द प्रोविंस विच पाकिस्तान वाज टू बी कार्व्ड आउट इन जस्ट 10 ईयर, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब। पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसमें बंगाल में जो बांग्लादेश भी तो पहले पाकिस्तान में था, और पंजाब वाला जो हिस्सा जो पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, इन तीनों जगह जो मुस्लिम लीग थी उसका सोशल सपोर्ट बहुत ही वीक था। बेसिकली बात ये है। और ये 3 जगह थी जिनसे आगे 10 साल बाद पाकिस्तान बनने वाला था, तो पहले यहाँ पे मुस्लिम सपोर्ट इतना नहीं था। देखते हैं क्या हुआ। यूनाइटेड जो प्रोविंस था उसमें पार्टी हैड रिजेक्टेड मुस्लिम लीग प्रपोजल, ये तो है, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का प्रपोजल कांग्रेस ने मना कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीग जो थी, मुस्लिम लीग जो थी वो लैंड लॉर्डिज्म को सपोर्ट करती थी, जमींदारी व्यवस्था को सपोर्ट करती थी, और जो कांग्रेस जो थी वो जमींदारी को ख़त्म करना चाहती थी, ठीक है। वैसे बात यह कि दोनों ही पार्टी में से किसी ने जमींदारी के खिलाफ ऐसा कोई काम तो किया नहीं, बस ऐसा बोलते हैं कि इस वजह से दोनों में वो थी कि लीग जो थी वो जमींदारी को चालू रखना चाहती थी, और कांग्रेस जो वो जमींदारी व्यवस्था, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये भाई तो इसलिए जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन वैसे किया तो किसी ने नहीं बेसिकली इसमें, इस डायरेक्शन कोई भी काम, नॉट द कांग्रेस और ना तो ये, अच्छा हाँ, नॉट द, और जो कांग्रेस थी उसने भी कोई मुस्लिम मास जो कॉन्टैक्ट जो प्रोग्राम था इसका, मतलब कांग्रेस का एक प्रोग्राम चलता था मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, मुस्लिमों से जुड़ने का एक प्रोग्राम था, उसने लॉन्च किया था कांग्रेस ने, उससे भी कांग्रेस को ज़्यादा अचीव कुछ कर नहीं पाई, मुस्लिमों से जुड़ नहीं पाई। अच्छा, और देखते हैं, तो देखिए बेटा अब एक चीज़ 2 चीज़ देख लेते हैं, मुस्लिम लीग क्या है ये। और मुस्लिम लीग जो है वो ढाका में बनाई गई 1906 में, जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है अभी वो, ठीक है, ढाका में बनी, ठीक है और यूपी बेस्ड एक मुस्लिम एलाइट पार्टी थी, सॉरी क्विकली टेकन ओवर बाय यूपी बेस्ड मुस्लिम एलाइट, एक यूपी बेस्ड मुस्लिम कोई अमीर आदमी रहा होगा, उसने पूरी की पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले रखा था। अच्छा, द पार्टी वेगन टू मेक, तो कुल मिला के पार्टी ने किस तरह की डिमांड स्टार्ट की, जो मुस्लिम मेजोरिटी जो एरिया है वहाँ पे ऑटोनॉमी चाहिए हमको, सब कॉन्टिनेंट के जो पूरा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके जो मुस्लिम मेजोरिटी के जो एरिया है उसमें हमें ऑटोनॉमी चाहिए। अच्छा, और दूसरी डिमांड इन्होंने क्या उठाई कि 1940 1940 के दौरान कि हमें पूरा का पूरा क्या चाहिए, पाकिस्तान। बेसिकली यही डिमांड रही इनकी शुरू से। मुस्लिम लीग की अगर सीधी भाषा में डिमांड देखी जाए, पहली डिमांड तो ये रही थी 1940 से पहले, 1940 से पहले ये डिमांड करते थे कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उसकी ऑटोनॉमी चाहिए हमको। 1940 के बाद कि हमें पूरा पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो हिंदू महासभा के बारे में देख लेते हैं। 1915 में हिंदू महासभा बनती है। हिंदू महासभा एक हिंदू पार्टी थी जो नॉर्थ इंडिया में ही रही, ठीक है। इसका एम था हिंदू सोसाइटीज़ को यूनाइट करना, एंकरेज करना कि भाई साहब हिंदुओं में जो डिवीजन है उसको ख़त्म करना, जो कास्ट और सेक्ट के जो डिवीजन है हिंदुओं में। इसने हिंदू आइडेंटिटी को एक मुस्लिम आइडेंटिटी के अपोजिशन में दिखाने का वो प्रयास किया था, डिफाइन की थी मतलब।
ये हिंदू महासभा ने किया था। समझ में आ गया आपके? अच्छा, और देखते हैं। अभी बोलते हैं कांग्रेस जो हिंदुओं की पार्टी है, अभी देखो तुम खुद ही देखोगे, मौलाना आज़ाद एक इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर थे, सब जानते हैं। उन्होंने 1937 में क्या बोला कि जो कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो लीग ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने सिंपल भाषा में ये बोल दिया, ठीक है। जबकि जो कांग्रेस के जो आदमी थे वो हिंदू महासभा में तो एक्टिव थे। मौलाना आज़ाद ने बोला कांग्रेस के जो एक भी आदमी जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं करेगा। दो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं ना कई लोग, ठीक है। जबकि कांग्रेस के जो लोग थे वो हिंदू महासभा में थे। कम से कम जो सेंट्रल जो प्रोविंस था आज के जो मध्य प्रदेश है उसमें तो हिंदू महासभा में लोग काम करते थे, कांग्रेस के जो लोग थे। अच्छा, दिसंबर जो 1938 हुआ था, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये बोला कि भाई साहब कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो महासभा को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। 1938 में जाके ये बोला, एक साल बाद, ठीक है। ये हुआ था पहला। तो तुम समझ रहे हो ना किस तरह कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बेटा। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं तुमको, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं थोड़ा। मुस्लिम लीग किस वजह से और भड़क रही है, ये हरकतें देख देख के देखते। हिंदू जो महासभा थी, हिंदू महासभा एंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस था, ये काफ़ी स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे उस वक्त। आरएसएस भी बन चुका था तब तक, ठीक है। तो इस वजह से और लीग जो थी वो थोड़े गुस्से में थी कि वैसे भी तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में जो लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को जो मांगा था एकदम फॉर्मल तरीके से, देखते हैं क्या हुआ था। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की डिमांड फॉर्मलाइज जो लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया, इसका नाम था कि मीजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जितने ही मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, पाकिस्तान वाला इधर बांग्लादेश वाला, उसको मेजोरिटी चाहिए, उनकी हमें ऑटोनॉमी चाहिए। समझ लो बात को। लेकिन ये जो एम्बिग्यूअस रेजोल्यूशन था, एम्बिग्यूअस मतलब जो चीज़ स्पष्ट नहीं होती है, अस्पष्ट सा जो रेजोल्यूशन था, इसमें कभी भी पार्टीशन और पाकिस्तान का मेंशन नहीं हुआ था। उन्होंने यही बोला था इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में भी कि भाई साहब हमको मुस्लिम जो मेजोरिटी एरिया है, मेजोरिटी वाली जो एरिया है, उनमें ऑटोनॉमी चाहिए, खुद का कंट्रोल चाहिए। कि भाई जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुए, उनको तो गवर्नमेंट टू कर लेगी। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है। और जो अंदर का जो जितने ही मसले हैं, किस तरह वहाँ पर रूल रहेंगे, किस तरह का वहाँ टैक्स आएगा, उसको कहाँ खर्चा जाएगा, वो सब हम डिसाइड कर लेंगे। तो कुल मिला के ऑटोनॉमी चाहते थे 1940 के पाकिस्तानी रेजोल्यूशन में। कभी पार्टीशन जैसी कोई बात नहीं हुई थी। बेटा याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन लिखता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन तो उसमें पार्टीशन की डिमांड हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। स्टेटमेंट गलत हो गया मैं, समझ रहे हो बात को? अच्छा जी, और देखते हैं। हाँ, एक सिकंदर हयात खान थे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि मुस्लिम राज हेयर, हिंदू राज एल्सवेयर। इफ पाकिस्तान मीन अनअलाउड मुस्लिम राज इन पंजाब, देन आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट। अब तुम देखो, उस वक्त के लोग थे, सिकंदर हयात खान तो मुस्लिम है, इन्होंने खुद बोला था कि वैसा अगर ऐसा तुम सोच रहे हो ना कि पाकिस्तान में कि मुस्लिम राज ही होगा, किसी को कोई नहीं, और पाकिस्तान और पंजाब का जो एरिया है उसमें तुम मुस्लिम राज रखना चाहते हो, तो मेरा कुछ से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली अगर तुमको अलग ही बनाना तो उसमें मुस्लिम हिंदू मत करो कि मुस्लिम राज यहाँ पे और हिंदू राज वहाँ पे, ये सबका मैं सपोर्ट नहीं करता। सिकंदर हयात खान ने बोला था ऐसा। अच्छा, और एक देख लेते हैं। एक उर्दू पोइट थे मोहम्मद इकबाल, ठीक है। अब देखते हैं देखो पाकिस्तान का जो डिमांड की जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया था। द नेम पाकिस्तान सबसे पहले क्या था? पाकिस्तान जो नेम है किस चीज़ से मिलकर बना है? पहले तो स्पेलिंग देखो तुम, पाकिस्तान, बाद में आई जोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान है वो। पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये तो पूरा पाक के अंदर है। अब जो सिंध से ले लिया एस और बलूचिस्तान से TAN हो गया ना, PAKSTAN, पाकिस्तान। अच्छा, ये जो टर्म है ये किसने सबसे पहले कॉइन की? एक पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, इसका नाम था रहमत अली चौधरी रहमत अली, ठीक है। इसने सबसे पहले ये पंजाब ये वर्ड लिया, लेकिन जब तक कोई इसने सीरियस नहीं लिया था किसी ने इसकी बात को। इसने पैम्पलेट लिखी थी 1933 में और 35 में, जिसने सेपरेट नेशनल स्टेटस, इस नई न्यू जो एंटिटी जो इसने पाकिस्तान बनाई है उसके लिए इसके बारे में कुछ बोला था पहली बार जो पाकिस्तान टर्म जो कॉइन किया था 1933 में चौधरी रहमत अली ने किया था। बेटा इतना समझ लीजिए बस आप। अच्छा, और जो पाकिस्तान की जो डिमांड का जो ओरिजिन है वो इस एक सॉन्ग है, मोहम्मद इकबाल ने एक सॉन्ग लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें भी हम देख सकते हैं, समझ रहे बात को। उसका जो 1930 में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, मुस्लिम लीग की जो मीटिंग होती थी, जो मीटिंग थी मुस्लिम लीग की भी होती थी, तो मुस्लिम लीग की एक मीटिंग में उसने अपना एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था, जिसमें जो पोइट था ये मोहम्मद इकबाल, इसने बोला था कि हमको ज़रूरत है एक नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट की, मतलब वही पाकिस्तान टाइप की, ठीक है।
लेकिन जो इकबाल था वो भी कोई नई कंट्री नहीं चाहता था, उसका बस वही था कि ये लोग ये चाहते हैं कि ऑटोनॉमी चाहते हैं। एक सेकंड गाइस, तो अभी तक आपने एक चीज़ देखी होगी कि भाई साहब चाहे मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन पास कर रही है, 1940 आ चुका है, सोचो 1940, अभी तक किसी ने पार्टीशन का नहीं सोचा है और किसी नई कंट्री का नहीं सोचा। अभी तक केवल एक वो उसकी बात चल रही है कि हमको भाई साहब तुम हमारे जो मेजोरिटी वाला एरिया उसमें ऑटोनॉमी दे दो। ठीक है, मैंने आपको वो सब बता दिया कि कहाँ कहाँ से ट्रेसेस मिलते हैं पाकिस्तान के। चौधरी अहमद अली और मोहम्मद इकबाल की जो पोएम है सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर सडननेस ऑफ पार्टीशन, इस पैरा में तो ऐसा कुछ है नहीं, कहाँ नहीं है, बिल्कुल है, देखते हैं। जो मैसिव क्वाइट इंडिया मूवमेंट था 1942 वाला, ठीक है, जो परसिस्टेड डिस्पाइट इंटेंस रिप्रेशन, बहुत लोग अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की। 1942 की अगस्त क्रांति कहाँ था अभी, लेकिन इसने ब्रिटिश राज जो है उसको घुटनों पे ला दिया। ठीक है, और कंपेल्ड इट्स ऑफिशियल टू ओपन अ डायलॉग विद इंडियन पार्टी रिगार्डिंग अ पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ पावर। 1942 की अगस्त क्रांति की वजह से तो ये सब हुआ था कि भाई साहब अगस्त क्रांति में ही तो अंग्रेजों ने माना कि ठीक है यार ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर देते हैं। वो तो आपको सब पता ही है किस तरह उनकी बात हुई। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, मुस्लिम लीग को बैठ के बात के समझाया था, नहीं समझाया, जिन्ना ने फिर डायरेक्ट टैक्स संडे अलाउ कर दिया उसी 1946 में ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर देखते हैं पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स। पोस्ट वॉर बेटा वॉर है ये, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो 1945 में ख़त्म हुआ था, तो अंग्रेज लोग कर रहे थे कि अपना काम, जीत गए थे लास्ट में। खैर जब नेगोशिएशन है मतलब जो अपने इंडियन लीडर्स और जो वो थे उनके बीच में जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, आप बात करते थे ना कि भाई साहब 1945 तक तो खूब देश, अब ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात आ गई थी, ये डिमांड कर रहे थे लगातार कि हमें अपना नया देश चाहिए। तो उसी की नेगोशिएशन चल रही थी इंडियन लीडर्स के बीच में और जो कॉलोनियल जो रूलर थे अपने उनके बीच में। अच्छा देखते हैं क्या नेगोशिएशन जो थी वो 1945 में स्टार्ट हो गई। अच्छा, ब्रिटिश जो एग्री हो गए टू क्रिएट अ एंटायरली इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट द वाइसरॉय एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज। उन्होंने क्या मान लिया तो मैंने आपको बताई दिया। 1945 में वेवल जो था उसने बोल दिया कि भाई ठीक है एक वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना देंगे जिसमें सभी लोग इंडियन होंगे, केवल वाइसरॉय होगा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आज के उसमें सभी मंत्रियों का होता है, सबसे मोस्ट पावरफुल, उसी की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि केवल एक डिफेंस मिनिस्टर जो कमांडर इन चीफ है वो और एक वाइसरॉय रहेंगे हमारे और बाकी सब लोग होंगे इंडियन। समझ रहे हो बात को। अच्छा, लेकिन ये सब किसी ने माना नहीं। अच्छा, जिन्ना की अनरिलेंटिंग डिमांड चल रही थी कि लीग को बिल्कुल अधिकार है, सभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम मेंबर रहेंगे वो केवल मुस्लिम लीग से ही जाएंगे। तुम समझ रहे हो बात को। उसने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल तुम कर रहे हो 1945 में बना रहे हो उसके जो मुस्लिम मेंबर हैं वो मुस्लिम लीग से ही जाएंगे। ठीक है, और एक कम्युनल वीटो भी होना चाहिए काउंसिल में। कम्युनल वीटो जैसे वीटो पावर है ना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पे 5 मेंबर्स के पास, रसिया, यूके, फ्रांस, यूएसए और चाइना, इन 5 लोगों के पास वीटो कर देते हैं। कोई भी प्रस्ताव किसी इनके खिलाफ आता है तो वीटो का मतलब उस पर फिर बात ही नहीं होती। तो बोला कि जो मुस्लिम जो मेंबर हैं वो लीग से जाएंगे और एक वीटो पावर, कम्युनल वीटो पावर टाइप की चीज़ भी चाहिए हमको। अच्छा, और क्या क्या चाहिए भाई साहब। खैर जो लार्ज सेक्शन था नेशनलिस्ट जो मुस्लिम थे उस वक्त के, देश राष्ट्रवादी जो मुस्लिम थे वो कांग्रेस के सपोर्ट में ही थे। समझ रहे बात को। मौलाना आज़ाद से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड लोग थे। अच्छा, जो वेस्ट पंजाब के जो मेंबर थे यूनियनिस्ट पार्टी के, यूनियनिस्ट पार्टी उसी वक्त की एक पार्टी रही थी। इससे आगे जैसे ये देखिए इसमें देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और मिस्टर महात्मा गांधी जी बात कर रहे हैं। ये हुआ है जब वायसरॉय के पास 1939 में जाने से पहले का एक बार का इनकी मीटिंग का फ़ोटो है। उससे हमें ऐसा कोई लेना देना तो वैसे है नहीं ज़्यादा। और देखते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपको पढ़ाऊँगा मैं। फिर 1940 के जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए कांग्रेस जनरल सीट में जीत गई। जनरल जो सीट थी जहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम नहीं था। 91.3 ऑफ नॉन मुस्लिम वोट, जो नॉन मुस्लिम वोट थे उनका 91.3% कांग्रेस को मिल गया। लेकिन जो लीग की सक्सेस थी, रिजर्व जो मुस्लिम सीट थी उनमें वो इक्वली स्पेक्टिकुलर थी। इसने 30 की 30 रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो जीत ली सब की सब। कितना वोट था, 86.6% ऑफ द मुस्लिम वोट। और जो 422 509 में से 422 सीट उस प्रोविंस की मुस्लिम मेजोरिटी वाले वो भी जीत ली। तुम समझ रहे हो बात को। यहाँ पे हो गया पूरा पोलराइजेशन। तुम समझ सकते हो ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है एनसीईआरटी में। 1937 जो है उसमें इतना फेमस नहीं थी कांग्रेस, लेकिन फिर जो लीग मतलब जो लीग जो थी वो इतना फेमस नहीं थी उस वक्त।
कितनी कम सीट जीती थी इसने। मुस्लिम एरियाज में भी कोई जानता नहीं था, लेकिन अब देखिए 10 साल बाद ही जो इलेक्शन हुए हैं उसमें लीग ने किस तरह की बढ़त मारी है, किस तरह की ओवरवेलमिंग विक्ट्री हासिल की है मुस्लिम जो एटलीस्ट जो मुस्लिम रिजर्व एरिया उनमें तो। अच्छा, ये तो आपको पहले से बताइए कि 10 से 12% जो लोग थे पॉपुलेशन के, उन्हीं को राइट टू वोट था प्रोविंशियल इलेक्शन में, ठीक है। और सेंट्रल असेंबली के जो इलेक्शन थे उसमें तो 1% लोगों ने वोट किया था। ये बात तो याद रखनी चाहिए। यूनियनिस्ट पार्टी क्या है, बार बार इसका नाम आ रहा है, लीग, मुस्लिम लीग का समझ आ रहा है, कांग्रेस का समझ आ रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो लैंड होल्डर्स, जमींदारी लोग जो हैं, जमींदार जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम चाहे सिख हो, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये पार्टी जो 1923 से 1947 के दौरान बहुत पावरफुल रही है। लैंड होल्डर्स के इतना सा याद रख लो यार, कुछ पूछेगा तुमसे तो इसी सब में से आ जाएगा, एनसीईआरटी से कुछ आएगा कि इनमें से कौन सी पार्टी जो लैंड होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए खड़ी होती है, स्पेशली हिंदू मुस्लिम सिख चाहे कोई सा भी लैंड होल्डर, किसी भी कम्युनिटी का जमींदार आदमी हो, तो वो है यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। ए पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन। अब देखिए बहुत सारे ऑफर आए अंग्रेजों की तरफ से, कम्युनिस्ट तरफ से कि वैसे पार्टीशन ना हो, देखते हैं क्या होता है। मार्च 1946 वही कैबिनेट का 3 कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 3 लोगों का, ठीक है। देखते हैं कौन कौन आए थे, लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स, 3 लोग थे, ठीक है। उन्होंने भेजा लीग की डिमांड को एग्जामाइन करने के लिए, ठीक है, और सजेस्ट करने के लिए किस तरह से भाई तुम एक नई कंट्री बनाओ, इस सब के लिए इन्होंने भेजा एक कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। अब क्या वो फैसला लिया कि इंडिया जो था वो यूनाइटेड रहेगा, लेकिन इसमें एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कंट्रोल करेगी फॉरेन अफेयर्स को, डिफेंस को और कम्युनिकेशन को। बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट जो सीएम वाली, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगी। सेक्शन ए मतलब समझ बात को, ऐसा बोला कि इंडिया यूनाइटेड रहेगा, इसमें एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इसके पास केवल 3 पावर होंगी, फॉरेन अफेयर्स की, डिफेंस की और कम्युनिकेशन की, ठीक है। बाकी जो पूरे के पूरे जो स्टेट है, जो प्रोविंस है इंडिया की, वो 3 तरह की कैटेगरी में बांट दी जाएंगी। पहला तो सेक्शन ए जिसमें हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस आएंगी, सेक्शन बी और सी ऐसी जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस आएंगी, किसकी, नॉर्थ वेस्ट की और नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें असम भी आता है। तुम समझिए बात को कि पूरा इंडिया का जो मैप है, ये अपना कश्मीर, ठीक है, तो इधर वाला जो एरिया है, इधर बांग्लादेश और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इसमें असम को मिला के ये सेक्शन सी, ये सेक्शन बी पाकिस्तान पूरा, और ये जो है हिंदू मेजोरिटी जो एरिया सेक्शन ए, इस तरह से बांटने की बेसिकली वो हो रही है कि इस तरह से रहेगा पूरा का पूरा जो सिस्टम है। अच्छा, और उसमें क्या है, लीग ये चाहती थी कि जो ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी हो, इस तरह ग्रुपिंग करी जाए विद सेक्शन बी और सी, ठीक है। एक सेकेंड, और लीग ये चाहती थी कि अगर कोई जो प्रोविंस है वो चाहती है कि इस यूनियन को फ्यूचर में छोड़ना, तो उसको राइट टू सेसेड भी दिया जाए कि भाई इंडिया से होकर अगर कोई लीग अलग देश बनाना चाहती है तो इसका भी हमको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कोई स्टेट है, मुस्लिम स्टेट, अगर आप बाद में चाहे, ऐसा लीग बोल रही थी, ग्रुप बी और सी की अगर कोई स्टेट चाहती है कि भाई साहब वो अलग हो सकती है फ्यूचर में इससे, इस देश से, तो अलग होने का भी इसको अधिकार देना चाहिए, ये है। तो इस वजह से बेसिकली क्या हुआ, दोनों की डिमांड मिल नहीं रही थी, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं कि ऐसा नहीं होगा। इस वजह से जो लीग है और जो कांग्रेस है, दोनों कैबिनेट जो मिशन प्रपोजल है इस पर नहीं माने। इसके बाद तो वही हुए थे डायरेक्ट एक्शन डे कैबिनेट मिशन प्लान के बाद, तो आपको सब पता है। अच्छा, केवल 2 लोग थे, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको बोलते हैं फ्रंटायर गांधी, सीमांत गांधी। फ्रंटायर गांधी इसलिए वो नॉर्थ वेस्ट जो ऊपर का जो एरिया है पाकिस्तान वाला, उसके एरिया के थे, इसलिए उनको फ्रंटायर गांधी बोलते हैं, फ्रंटायर गांधी। तो ये 2 लोग थे जो बिल्कुल पार्टीशन के आइडिया का हमेशा अपोज करते रहे एंड तक, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में घूमने गए 1938 के टाइम, और खान अब्दुल गफ्फार खान उनके साथ में चल रहे हैं। इनको बाद में फ्रंटायर गांधी, बेटा याद रखिए, फ्रंटायर गांधी और सीमांत गांधी किसको बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो देखते हैं, देखो इसमें ये रहे, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, ये महात्मा गांधी चले जा रहे हैं। अब देखिए, ये देख लीजिए आप, ये पूरा बीच में सेक्शन ए बना दिया भगवा बस रंग से, ग्रीन ग्रीन कलर से सेक्शन सी और सेक्शन बी, तुम समझ गए। नीला जो है वो प्रिंसली स्टेट है, उनको वो नहीं किया। इस पे तो अभी राजाओं का ही अधिकार है, जो जितना भी नीला हिस्सा है, अब उनकी तो मर्जी है वो कहाँ रहना चाहेंगे, लेकिन जो
रेड वाला जो हिस्सा जो अंग्रेजों के अंदर था, बीच वाला तो सब कर दिया सेक्शन ए के अंदर, हिंदू मेजोरिटी जो एरिया है सेक्शन बी और सी मुस्लिम जो मेजोरिटी एरिया है। और इस सेक्शन जो सी है इसमें पूरा असम आ रहा है बेटा। असम उस वक्त, असम जो था उस वक्त उसमें अरुणाचल प्रदेश वगैरह भी आता था, पूरा बहुत बड़ा था जो असम पूरा था। अच्छा, अभी देखते हैं जैसे, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 10 साल के अंदर किस तरह का पोलराइजेशन हो गया, है ना। ए वॉइस इन द वाइल्डरनेस, इसको तो आप देख सकते हो कि एक तरफ ही वाइल्डरनेस जो चल रही थी कि पार्टीशन करो पार्टीशन करो, और एक इसके खिलाफ एक तरफ महात्मा गांधी हैं जो अकेले इस पार्टीशन के जो आइडिया उसके अपोज में हैं। तो ऐसा प्लीज़ ये पार्टीशन ना करिए, ये आप देख ही रहे हो, उसी के ऊपर है 2 बार किस तरह से। अब देखिए ये बंगाल के राइट्स हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्शन डे वाला ही, 16 अगस्त 1940 में जो हुए थे। देखते हैं क्या होता है। कैबिनेट मिशन प्लान से अपना सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का फैसला लिया 16 अगस्त 1940 को। डायरेक्ट एक्शन डे इस दिन कोलकाता जो था बंगाल वाला इसमें राइट्स ब्रोकआउट हुए, कई दिन तक राइट्स चले, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर कट है। अच्छा, मार्च 1947 था जब कांग्रेस की जो हाई कमांड थी वो उसने वोट कर दिया कि भाई साहब ठीक है, पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दो, एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाला, एक हिंदू और सिख मेजोरिटी वाला। अभी भी जो पंजाब है हमारे पास वो आधा पंजाब है जिसमें हिंदू और सिख मेजोरिटी है, उधर वाला जो पंजाब से मुस्लिम मेजोरिटी वो पाकिस्तान के पास है, आपको पता होना चाहिए। तो मार्च 1947 में जाके जब इतने विद्रोह हो रहे तब जाके कांग्रेस ने माना कि ठीक है भाई, तो जो चाहिए ले डालो, बस ये ख़त्म करो ये नाटक जो है, इस तरह के जो राइट्स हो रहे हैं, ठीक है। ये है विड्रॉल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से फेल हुआ उस वक्त, देखते हैं क्यों फेल हुआ, उसका रीज़न देखते हैं कि ये पुलिस वगैरह पर कंट्रोल, वैसे तो अंग्रेजों ने इतने बड़े बड़े रिवेलियन दबा दिए, क्या उन पर राइट्स नहीं दबे जो इतने महीनों तक चले, अगस्त से लेकर मार्च तक। ये ब्लड बाथ था, ये मतलब ब्लड बाथ मतलब ये खून से खून की नदियाँ जो बह रही थी ये लगभग 1 ईयर तक चला था। कहाँ से, मार्च 1947 से भी आगे तक। अच्छा, इसका मेन रीज़न क्या था कि कोलैप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, जो भाई साहब जो गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशन थे उनका कोलैप्स हो गया था। कोलैप्स कैसे, देखते हैं। जो टॉप लीडरशिप जो थी इंडियन पार्टीज़ की, उन्होंने बैरिंग महात्मा गांधी वर इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन विद रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। वही जो टॉप लीडरशिप थी वो तो इंडिपेंडेंस की नेगोशिएशन में बिजी है, वाइल मैनी जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे वो अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए चुप थे। इस वजह से इंडियन जो सिविल सर्वेंट थे वो भी क्या करें, जो ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि तीनों लोग क्या काम कर रहे हैं, इंडियन जो लीडर हैं वो उनसे अब आज़ादी किस तरह होगी इस तरह का पूरी नेगोशिएशन चल रही है। ब्रिटिश इंडिया छोड़ने को लड़ रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट थे उस वक्त के वो अपनी जान की वजह से अब डर में जी रहे हैं। तो कौन कंट्रोल करेगा इन राइट्स को, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा है कि जब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो इस तरह के दंगे हो जाएंगे, किसी को डर ही नहीं रहेगा। इंडियन तो है ही हिम्मत वाले शुरू से। अच्छा, प्रॉब्लम्स वर कंपाउंडेड बिकॉज इंडियन सोल्जर और जो पुलिसमैन जो थे वो भी हिंदू मुस्लिम और सिख की तरह काम करने लग गए थे। जो इंडियन पुलिस वाले हैं वो हिंदुओं के साथ लड़ रहे हैं, और मुस्लिम पुलिस वाले मुस्लिमों के साथ लड़ रहे हैं। तो इस तरह की समझ रहे बात को, जो पुलिसमैन में भी काफ़ी कम्युनल डिवाइड बढ़ गया था। द 1 मैन आर्मी, देखते हैं क्या हुआ 1 मैन आर्मी। 77 साल के गांधी जी जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब मैं करूँगा इस जो पूरा ये शांति जो है। वो गांव से गांव गए, वो नौकरी गए थे ईस्ट बंगाल में 1946 के दौरान ही, समझ रहे बात को। अच्छा, फिर वहाँ से गए जो बिहार के विलेज की तरफ गए थे, फिर कलकत्ता के विलेज की तरफ गए थे। तो इस तरह से कई जगह गांधी जी खुद जाते, शांत करवाते। ये देखिए आप भीड़ देख सकते हो, नौकली में लोग किस तरह से गांधी जी को देखने आए हैं। बंगाल के अंदर पड़ता है नौकली नाम की जगह। नौकली काफ़ी फेमस है इसीलिए कि नौकली इस वजह से एक तो याद रखी जाती है कि गांधी जी जहाँ पर तुरंत गए थे उसको शांत करवाने के लिए, पूरे जो राइट्स हुए थे, जो कम्युनल राइट्स, ठीक है। देखते हैं गांधी जी फिर दिल्ली में रहे कि फिर गांधी जी दिल्ली में रहे, फाइटिंग द मेंटलिटी, उन लोगों की मेंटलिटी लड़ते हुए जो सोच रहे थे कि वैसे कि हर मुस्लिम को सिटी से बाहर निकालो। भाई दिल्ली में अलग मार्केट चल रही थी, हिंदू फिर मुस्लिमों को बाहर निकालना चाह रहे थे, और वो मुस्लिम्स को पाकिस्तान की तरफ, भाई मतलब पार्टीशन हो गया ना, पाकिस्तान के दंगे चल रहे हैं। देखिए ये नवंबर 1947 चल रहा है, अब तो देश विभाजित भी हो चुका है, पार्टीशन भी हो गया, उसी के दंगे ही वो बेटा जो दंगे जो 16 अगस्त से स्टार्ट हुए 1946 से चल ही रहे हैं लगातार, पार्टीशन के बाद तक पार्टीशन हो चुका है। तो फिर गांधी जी फिर दिल्ली में भी गए, बोला कि भाई इस तरह ये क्या मेंटलिटी तुम रख रहे हो कि जो लोग कि हर मुस्लिम को यहाँ सिटी से बाहर निकाल दिल्ली से, और तुम मुस्लिमों को पाकिस्तान की तरह देख रहे हो। तो इस तरह गांधी जी ने बोला। अच्छा, जबकि गांधी जी जो थे उन्होंने एक उपवास रखना स्टार्ट किया
किस लिए कि लोगों का दिल बदलने के लिए। और अमेजिंगली बहुत सारे हिंदू और जो सिख थे उन्होंने भी, जो हिंदू और सिख जो माइग्रेंट थे उन्होंने भी उनके साथ जो फास्ट जो था उसको रखना शुरू कर दिया। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे। ये जो पूरा फास्ट था इसका जो इफेक्ट था वो इलेक्ट्रिक था। मौलाना आज़ाद ने लिखा है ये। बेटा कोई बोले कि द इफेक्ट ऑफ द महात्मा गांधी फास्ट वाज इलेक्ट्रिक, जो उन्होंने दंगे शांत करवाने के लिए पार्टीशन के जो दंगे हो रहे थे उसके लिखा था, वो उसका जो इफेक्ट था वो इलेक्ट्रिक था, मतलब बहुत जल्दी लोगों में इसका असर पहुंचा। ऐसा किसने बोला था? मौलाना आज़ाद ने। अच्छा, लेकिन लास्ट में गांधी जी की जो शहादत जो हुई उसी के बाद ये पूरा का पूरा ये पूरा ड्रामा ऑफ वायलेंस है ये शांत हुआ। गांधी की शहादत आपको बताइए, नाथूराम गोडसे जी ने उनकी हत्या कर दी थी बंदूक से। तो लास्ट में जब गांधी जी ख़त्म हो गए तभी उसके बाद ये सब शांत हुआ है। फिर रिकवरिंग वुमेन, फिर इसका मतलब ये है कि लोग अपनी मतलब वुमन को इस तरह से वो समझते हैं कि वुमन पर अगर कोई इज्जत लूट ली गई तो फिर कम्युनिटी की इज्जत लूट ली जाती है। फिर इस तरह लोगों ने क्या है वो किया कि दोनों तरफ के जो लोग थे, जो मुस्लिम एरियाज़ वाले, कि वो सोच रहे हैं कि हिंदू औरतों के का बलात्कार कर दिया जाए, या इस तरह की मेंटलिटी के कि हमने इसकी इज्जत लूट लेंगे, इस तरह से हम हिंदू की। फिर रिकवरिंग वुमन, ये वाला पॉइंट इसलिए कि लोग चाहते थे कि सब अपनी वुमेंस को बचाया जाए। प्रिजर्विंग ऑनर, लोगों का जो औरतें हैं उनका ऑनर को बचाना। देखते हैं किस तरह से ऑनर को बचाएं। जो आदमी की जो मर्दानगी है, मस्कुलिनिटी जो है, उसको डिफाइन किया जाता ओनरशिप ऑफ जमीन। जो औरत और जो ज़मीन का जो ज़मीन तो समझते हो, लैंड, जन होता है औरत, जन और ज़मीन की जो औरत से ओनरशिप जो है उसी से मस्कुलिनिटी को डिफाइन किया जाता था। अच्छा, इस तरह की सोच से तो देखते हैं कई सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली। उर्वशी बुटालिया ने अपनी बुक में लिखा है, उर्वशी बुटालिया की बुक है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। बेटा अदर साइड ऑफ साइलेंस नाम याद रख लो तुम, सिंपल सा। अदर साइड ऑफ साइलेंस किसने लिखी? उर्वशी बुटालिया ने। पार्टीशंस के ऊपर ही लिखी है, सीधे पूछ सकती है यूपीएससी। उर्वशी बुटालिया। अच्छा, उन्होंने इसी तरह के एक विलेज का इंसिडेंट को अपनी बुक में लिखा है। विलेज का नाम है थाव खालसा, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का। उन्होंने बोला था कि पार्टीशन के दौरान एक सिख विलेज था जिसमें 90 जो वुमन है खुद की इज्जत को बचाने के लिए खुद की मर्जी से कुएं में कूद गई थी। समझ रहे बात को? अच्छा, इज्जत, प्रिजर्विंग ऑनर, टू प्रिजर्व देयर ऑनर बेसिकली। ऑन 13 मार्च एवरी डे, हर जो 13 मार्च आती है उनकी जो औरत 90 जो औरत जो कुएं में कूदी थी थाव खालसा की जो गाँव की, उनकी शहादत को सेलिब्रेट किया जाता है हर 13 मार्च के दिन। समझ रहे बात को? अच्छा, इसको देख लेते हैं, रिलीजियस वेरिएशन। आपको बताइए, ये जो कार्नेज होता है, जनसंहार, ये कार्नेज जो है कलकत्ता में हुआ, नोखली में हुआ 1946 में, डायरेक्ट संडे, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ठीक है। और तो पार्टीशन जो था वो बहुत ही ब्लडी और डिस्ट्रक्टिव था पंजाब में। समझिए बात को। 1940 के दौरान तो कलकत्ता और नोखली में डायरेक्ट संडे के दौरान बहुत बुरा हुआ, लेकिन पार्टीशन के दौरान पंजाब में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। क्यों? कि जो नियर टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था हिंदू और सिख का टुवार्ड्स इंडिया और फ्रॉम वेस्ट पंजाब टू ऑलमोस्ट पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम टू पाकिस्तान हैपेंड इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 ईयर बिटवीन। मतलब 2 साल के अंदर ही इतने ज़्यादातर जो माइग्रेशन जो हुआ था ये पूरा 2 साल के अंदर ही हो गया था, पूरा का पूरा। इधर से उधर जो लोग गए थे, बताइए इतने सारे लोग 2 साल के अंदर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गए। कितनी बड़ी बात रहेगी लोगों के लिए, अपने घर छोड़ के जाना, इधर से उधर जाना। अच्छा, जो बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज़ थी उत्तर प्रदेश की, बिहार की और मध्य प्रदेश की और हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की, वो पाकिस्तान तक जाते रहे 1950 और 60s के दौरान। 10 साल तक वो ट्रैवल कर ही रहे हैं लगातार। तुम समझ रहे हो बात को? 50s और 60s में भी जो दूर दूर के जो एरिया है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश है, हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश, जो ये जो इलाके हैं जो बीच में पड़ते हैं, यहाँ से तो बहुत समय तक लोग जाते रहे। अच्छा, जो उर्दू स्पीकिंग जो पीपल थे वो उनको किस नाम से जाना जाता? मुजाहिर, मतलब माइग्रेंट्स। इन पाकिस्तान मूव टू कराची, हैदराबाद, वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, बेसिकली ये है। फिर काफ़ी लॉन्ग चला पार्टीशन जो है, ये तो आपको पता ही है, दंगे काफ़ी लॉन्ग चल रहे हैं। फाइनली बंगाली जो मुस्लिम है, ईस्ट पाकिस्तानी, बेटा बंगाली मुस्लिम, समझ रहे हो बात को? इधर पूरा बांग्लादेश वाला जो एरिया है ना, तो जो बंगाली जो मुस्लिम है, ईस्ट जो पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान 2 हिस्से में था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। उन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी रिजेक्ट कर दिया थ्रू पॉलिटिकल एक्शन और पाकिस्तान से अलग हो गए, क्रिएटिंग बांग्लादेश इन 1971-72।
ये तो आपको पता ही है। हमने 1971-72 में बांग्लादेश को वो कर लिया था, आज़ाद करवा दिया था। उन्होंने जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी कि मुस्लिम के लिए अलग होगा, हिंदू के लिए अलग होगा, उसने कहा नहीं, तुम कौन होते हो ईस्ट पाकिस्तानी इसके उसके लिए बोलने वाले। तो बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छे से ये सब बताया। देखिए अभी तो सब ये ख़त्म हो गया। अभी तो बांग्लादेश नया वो रीजन है और उससे कहा कितनी अच्छी मतलब मित्रता है हमारी। अब हाँ, बांग्लादेश में भी बहुत सारे नाटक हो जाते हैं। अब देखते हैं फिक्सन पोइट्री फिल्म्स कि पार्टीशन के ऊपर कितनी पोएम लिखी गई हैं, कितनी मतलब क्या क्या लिखा गया है पार्टीशन के ऊपर, कितनी फिल्म बनी है, क्या 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 डायरेक्टर हैं उनके। बेटा ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट वाली मैं तो आपको सब बता रहा हूँ। देखो एक राइटर हैं जिनका नाम है साद हसन मंटो। मंटो के ऊपर मूवी बनी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया है। उर्दू स्टोरी राइटिंग है, पाकिस्तान में पैदा हुए। इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है पार्टीशन के ऊपर, ठीक है। जैसे जो मंटो जो थे लिखते थे, और कमलेश्वर जो थे वो हिंदी में लिखते थे। और जैसे कई इसको सबको देखना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। जो फैज़ अहमद फैज़ है और दिनेश दास जो उन्होंने मेमोरेबल पोएम लिखी हैं पार्टीशन के ऊपर पंजाबी में, ठीक है। फैज़ अहमद जो फैज़ है उनकी तो एक बहुत ही फेमस कविता है। इसको ये JNU वाले जिहादी जो हैं, जिहादी क्या बोलूँ, बट जिहादी ही हैं ये समझ लीजिए। तो फिर ये काफ़ी इसको यूज करते हैं। इनका वो हम देखेंगे हम देखेंगे, तो उसने किसी और वजह से बनाई थी फैज़ अहमद फैज़ ने वो कविता, ये कुछ अलग ही मतलब से इस्तेमाल करते हैं उसको। अच्छा, तो फैज़ अहमद फैज़ ने कौन सी कविता लिखी है? बड़ा याद रखना, फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है हम देखेंगे कविता। शायद आ सकती है क्योंकि इस बार कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है, उसमें भी उस कविता का काफ़ी रोल आता है, इस पोएम का। तो फैज़ अहमद फैज़ ने कौन सी कविता लिखी है? हम देखेंगे, कविता का नाम है हम देखेंगे। अच्छा और सुनिए, कई सारी फिल्म बनाई गई। जैसे अभी मैं बताया था ना, गरम हवा एक फिल्म थी, उसके डायरेक्टर कौन है? MS सथ्यू। क्या बनाई? गरम हवा। गोविंद निहलानी ने बनाई है तमस, ठीक है। और एक प्ले है, इसका नाम है जिसने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। जो लाहौर नहीं गया उसने उसको डायरेक्ट किया है हबीब तनवीर ने। बेटे 3 चीज़ याद रखनी है आपको। गरम हवा जो MS सथ्यू ने डायरेक्ट की है, गोविंद निहलानी ने तमस बनाई है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं किसने बनाई है? हबीब तनवीर ने। इतना सा चीज़ याद नहीं रख सकते आप। गोविंद निहलानी की तमस है, MS सथ्यू। बेटे अगर तुमको याद ना हो तो एक बार गूगल सर्च करो गरम हवा, फिर वहाँ देखोगे तुम कौन हीरो है कौन डायरेक्टर है, उसमें नाम लिखा रहेगा MS सथ्यू, याद हो जाएगी। गोविंद निहलानी ने कौन सी बनाई? तमस। और जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, वो हबीब तनवीर ने, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये हेल्प ह्यूमैनिटी एंड हारमनी, इसको देख लेते हैं किस किन लोगों ने मदद की। तो एक सिख डॉक्टर थे कुशदेव सिंह, ठीक है। उन्होंने जो धर्मपुर जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया उसमें काफ़ी हेल्प की बहुत सारे लोगों की। जैसे कई सारे लोग हैं, हीलिंग, टच, फूड, शेल्टर, लव, सिक्योरिटी टू न्यूमरस माइग्रेंट, ये सब काफ़ी इसके लिए इन्होंने काम किया। अच्छा, तो ये जो हमें सबके बारे में पता कहाँ से चलता है कि उन्होंने एक मेमोयर लिखा है, क्या नाम है जिसका नाम है लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट। ये किसने लिखा है? कुशदेव सिंह ने, कि जो सिख डॉक्टर थे। ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले एक किताब देखी थी, किताब का नाम क्या था? उर्वशी बुटालिया ने जो लिखी थी, क्या था बेटा किताब का नाम? किताब का नाम था द अदर साइड ऑफ साइलेंस। जो पार्टीशन के ऊपर जो बुक लिखी थी उन्होंने, इसमें उन्होंने थाव खालसा जो विलेज था, तो अदर साइड ऑफ साइलेंस किसने लिखी है? उर्वशी बुटालिया ने। लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, रिमेम्बरेंस ऑफ 1947 किसने लिखी है? डॉक्टर सिंह, कुशदेव सिंह ने, ठीक है। वो बताते हैं किस तरह से मैं एक बार पाकिस्तान में गया और वहाँ के लोगों ने मेरा खूब अच्छे से स्वागत किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हर जगह इंसान रहते हैं, बेसिकली उन्होंने ये कहा। अच्छा, ओरल टेस्टिमनीज एंड हिस्ट्रीज, ओरल नैरेटिव जो थे, मेमोयर जो थे, डायरीज जो थी, फैमिलीज हिस्ट्री, फर्स्ट हैंड रिटर्न अकाउंट जो थे, इन सब से हमें ये सब पता लगता है। ये जो भी हुआ है सबका कहाँ से पता लग रहा है? यही सब तो पता लग रहा है। अच्छा, इस इमेज में आप देख सकते हो कि किस तरह एक बूढ़ी अम्मा को 2 बेटे श्रवण कुमार जो हैं ले जा रहे हैं पार्टीशन के दौरान, तो किस तरह लोगों की बहुत दुख तकलीफ से गुजरे हैं, उस सब की बात हमने इस पूरे चैप्टर में की है। देख लेते हैं। 1930 है, मोहम्मद इकबाल सबसे पहला बार गाना गाता है, सारे जहाँ से अच्छा, मतलब उसने गाना गा दिया। फिर जो मुस्लिम लीग का जो पूरा प्रेसिडेंट से जो एड्रेस उसने दिया था मोहम्मद इकबाल ने, उसमें भी उसने नॉर्थ वेस्ट
इंडियन मुस्लिम स्टेट की बात सबसे पहले मतलब ऐसी कोई बात डिमांड की तो मोहम्मद इकबाल ने की बेसिकली। 1933 में पाकिस्तान जो वर्ड है वो किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। कैम्ब्रिज का जो स्टूडेंट था, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट कैम्ब्रिज का, उसने पाकिस्तान वर्ड दिया, लेकिन पाकिस्तान की बात सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने की है, समझ लीजिए आप, मतलब एक नई स्टेट बनाने की। अच्छा, 1937 से 1939 के बीच में क्या हुआ? भाई कांग्रेस खतरनाक जीती, 7 आउट ऑफ 11 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, 8 में जीत गई थी वैसे। अच्छा, 1940s में क्या हुआ? पाकिस्तान रिजोल्यूशन दे दिया। पाकिस्तान रिजोल्यूशन में उन्होंने क्या बोला था? हमको ऑटोनॉमी चाहिए। अभी भी पार्टीशन की बात नहीं की है और पाकिस्तान की बात नहीं की है। अच्छा, 1946 में क्या हो रहा है? इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस जनरल वाली सीट जीताती है, मुस्लिम जो सीट हैं उनमें लीग खतरनाक जीतती है, ये तो आपको बताइए। मार्च से जून तक ब्रिटिश जो है कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हैं 3 लोगों का, लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स के साथ। अच्छा जी, अगस्त में क्या होता है? तो मुस्लिम लीग जो है वो डिसाइड करती है डायरेक्ट एक्शन डे। कैबिनेट मिशन प्लान की जो बातें फेल हो जाती है ना, कैबिनेट मिशन प्लान में क्या बोला था उन्होंने? बहुत सारी चीज़ें बोली थी, मतलब जो डिमांड उन्होंने रखी थी वो किसी ने नहीं मानी ना कैबिनेट मिशन प्लान की। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन डे को अनाउंस कर दिया। 16 अगस्त को क्या होता है बेटा? डायरेक्ट एक्शन डे होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा जी, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे फिर मार्च 1947 क्या हो रहा है कि कांग्रेस की जो, हाँ मार्च में तो आपको बताइए कांग्रेस की जो हाई कमांड जो है वोट करती है डिवाइडिंग पंजाब के लिए, और लास्ट में मान जाती है कि ठीक है। 14 और 15 अगस्त को क्या होता है? पाकिस्तान बन जाता है, और इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी नोकली जाते हैं ईस्ट बंगाल में टू रिस्टोर कम्युनल हारमोनी, और 1948 में तो महात्मा गांधी जी खुद से सुधार जाते हैं। तो इस तरह से पूरे वो राइट्स जो हैं उनका एंड होता है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, तब जाके काफ़ी राइट्स हुए थे, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, तो आपको ये तो एक क्लियर कट बात आपको बताइए, भाई जो कैबिनेट जो मिशन प्लान जो आया था उसमें डिमांड क्या क्या रखी थी उन्होंने, ये आप मुझे बताइए। कि जो ग्रुपिंग जो है कंट्री की वो करी जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला था कि भाई कंट्री ग्रुप कर देते थे सेक्शन A B C में। बोला था कि भाई साहब अब लीग चाहती थी कि भाई अलग हो जाओ, पहली बात तो मतलब अगर हम भविष्य में अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं, वीक सेंटर रहेगा, तो कांग्रेस इस बात के लिए मान ही रही थी। तो ये बेसिकली रुकाम रहे थे, और आपका ये चैप्टर यहीं जाके ख़त्म होता है। चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, इतना ही देखना है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे क्वेश्चन आए, और मतलब इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है तो इसी में से कुछ आएगा, आ सकता है तो ये सब आप देख लेना। सब मैं बताता ही हूँ, टाइम लाइन वगैरह सब कुछ आपको, ठीक है। और तो क्या है कि अभी आप सिविल सर्विस की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, जो इन क्वेश्चंस को लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।